Hello everyone, good morning. Good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. तो कल संडे था, इसलिए आज हम 5th एंड 6th ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे जो करंट अफेयर्स के सेशन है आपके सभी वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या अदर जो आपके स्टेट वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए यूजफुल है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक और एमसीक्यू भी कवर करने वाले हैं। तो आज हमें काफी सारे न्यूज को कवर करना है। आज हमें स्नो लेपर्ड की काउंटिंग पे भी बात करनी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ने पुष्पा मूवी देखी होगी और पुष्पा मूवी में आपने लाल चंदन के बारे में पढ़ा होगा, उस पर भी हमें डिस्कशन करना है। तो काफी कुछ नया सीखने को और डिस्कस करने को मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट से आ जाइए लिंक को शेयर करके और हम स्टार्ट करेंगे अपने डेली करेंट अफेयर्स। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डे से। 5th ऑफ अक्टूबर एंड 6th ऑफ अक्टूबर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम सभी को पता है कि 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन वो नेशनल टीचर्स डे होता है, जबकि 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। तो 5 अक्टूबर को हम लोगों ने वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया। हमारे देश में तो नहीं, वर्ल्ड में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। इन दोनों के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी और पहली बार ये दिन 1994 में सेलिब्रेट किया गया था। नाउ बात करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम क्या रही है। इसकी थीम है रिकास्टिंग टीचिंग। रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। आज क्या है, आज है 6 अक्टूबर और आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सेरेब्रल प्लेसी डे। जब आप लोग ब्रेन के बारे में बात करते हैं, आप लोग ने ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ने ह्यूमन ब्रेन की स्टडी की होगी और ब्रेन में हम लोग ने सेरेब्रम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो बीमारी है, ये ब्रेन से संबंधित आपको देखने को मिलेगी। ये एक प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर है जो इंसान के मूवमेंट, पोस्चर, मसल्स के कोऑर्डिनेशंस, इसको प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, या कह सकते हो कि बर्थ के पहले, बर्थ के बाद, है ना, कभी भी ये बीमारी हो सकती है। एक प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर देखने को मिलेगा जिसे हम सेरेब्रल पल्सी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई है 6 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या है, यूनिक एंड यूनाइटेड। यूनिक एंड यूनाइटेड आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ना बात करते हैं हमारे देश की एक संस्था के बारे में जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने सुना होगा कि जो बीआरओ होता है वो क्या करता है, हमारे जो बॉर्डर एरियाज है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर हो या इंडिया चाइना की बॉर्डर हो, ठीक है, तो जितने भी बॉर्डर एरिया के राज्य हैं, वहां पर बॉर्डर एरिया में कंस्ट्रक्शन करना, रोड का निर्माण करना हो गया, ब्रिज का निर्माण करना हो गया, ये सब कौन करता है, बीआरओ करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इस बॉर्डर एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रोड और ब्रिज को बनाने के लिए बीआरओ के द्वारा 1985 में एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसका नाम है प्रोजेक्ट हिमांक। क्या नाम है, प्रोजेक्ट हिमांक। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट हिमांक किस संस्था से संबंधित है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीआरओ। इसके अंतर्गत क्या करता है बीआरओ, जो लद्दाख रीजन है और जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन करने का काम करता है, उन रोड को मेंटेन करने का काम बीआरओ करता है। अब 2021 में बीआरओ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 2021 में बीआरओ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था क्योंकि बीआरओ ने कंस्ट्रक्शन किया था उमिंगला पास या उमिंगला रोड का, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटेबल रोड आपको देखने को मिलेगी, जो कि 19,024 फीट पर आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आई कि बीआरओ ने 2021 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटेबल रोड बनाई थी उमिंगला में, जिसकी हाइट 19,024 फीट थी। रिसेंटली बीआरओ ने क्या किया है, रिसेंटली बीआरओ ने अपना ही रिकॉर्ड 2021 में बनाया गया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और बीआरओ ने एक और नई रोड बनाई है जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटेबल रोड आपको मिल जाएगी मिगला पास लद्दाख में, जो कि 19,400 फीट पर है।
मतलब बीआरओ ने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम किया है। तो आप हेडलाइन देख सकते हैं कि बीआरओ हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटेबल रोड एट मिगला पास इन लद्दाख 19,400 फीट। क्लियर है ये पूरी कहानी, इसका बैकग्राउंड, सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, चलो अगली कहानी समझते हैं। अब पहली बार हमारे देश में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कई सारी कंपनीज आई, आईफोन की आपको असेंबली लाइन देखने को मिल रही है, अब तो हम राफेल की भी असेंबली लाइन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की भी असेंबली लाइन भारत में बन रही है। मतलब आने वाले समय में जो हेलीकॉप्टर मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होते हैं, उन हेलीकॉप्टर को हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भारत में पॉसिबल हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है टाटा एंड एयरबस के बीच में। ठीक है, तो टाटा एंड एयरबस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। कहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका बेमागल, कर्नाटका में। ठीक है, इन अ पार्टनरशिप विद एयरबस, टाटा ग्रुप इज स्टार्टिंग इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कर्नाटका में, जहां पर हेलीकॉप्टर H125 एंड H125M की असेंबली लाइन होगी, इनको प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले क्या कुछ इस प्रकार का एग्रीमेंट पहले भी साइन किया गया है? आंसर है यस। अगर हम बात करते हैं तो टाटा और एयरबस ने मिलके ऑलरेडी C295 हमारे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनका असेंबली प्लांट बड़ौदा में लगाया था। तो ये अपना सेकेंड इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग वेंचर आपको देखने को मिल जाएगा टाटा एंड एयरबस के बीच में। ये कॉन्टेक्ट या ये जो पार्टनरशिप हुई है ये जनवरी 2024 में एयरबस और टाटा के बीच में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर को तैयार किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर सिविल ऑपरेशन और पैरा पब्लिक सर्विसेज के लिए है और फर्दर ये इंडियन आर्म फोर्स को केटर करेंगे और हिमालयन रीजन में जहां पर हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है, आईसी टेरेन में हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है, हमारे इन जरूरतों को पूरा करने का काम भी H125 हेलीकॉप्टर करेगा। और इसका एक एडवांस वेरिएंट होगा H125M, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए होगा यूज। और इन हेलीकॉप्टर की जो पहली फैसिलिटी हमारी डिलीवरी होगी वो बताया जा रहा है कि 2027 तक पहली डिलीवरी होना पॉसिबल है। ठीक है, डन। चलिए, अब यहाँ पे कुछ समय पहले आप लोगों ने एक जाने माने सिंगर के बारे में सुना होगा जिनका नाम है जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग हमारे देश के एक सिंगर है, बेसिकली इनका रिलेशन आसाम से था, इसलिए हम इनको असमी सिंगर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कई सारी मूवीज में काम किया है, जैसे कि या अली जैसे गाने इन्होंने गाए हैं। और अभी सिंगापुर में एक दुर्घटना हो गई थी, स्विंग करते समय इनकी डेथ हो गई थी। राइट, तो सिंगापुर ने क्या किया है, सिंगापुर ने एक आइलैंड का नाम इनके नाम पर रखा है। तो सिंगापुर रिनेम आइलैंड एज अ जुबीन गर्ग आइलैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं जुबीन गर्ग आइलैंड इन ट्रिब्यूट टू लीजेंडरी असमी सिंगर। असमी सिंगर को सम्मानित करने के लिए गूगल मैप में सिंगापुर की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक आइलैंड का नाम जुबीन गर्ग आइलैंड के नाम से रखा है। क्लियर इतनी चीजें? डन। चलिए, अब बात करते हैं नासा के बारे में। अब अभी तक हमने कई सारे सोलर मिशंस के बारे में बात की है, जो सोलर फ्लेयर्स हैं या सोलर स्टॉर्म हैं, सौर तूफान हैं या सोलर विंड हैं, इनकी स्टडी करता है और बताता है कि किस तरीके से ये साइकिल जनरेट होती है, किस तरीके से सोलर फ्लेयर्स आते हैं, किस तरीके से ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं। लेकिन अभी तक पूरा वास्ट स्टडी नहीं हो पाई है। तो ये जो सन के एटमॉस्फेयर की वास्ट स्टडी करने के लिए नासा 3 मिशन लॉन्च कर रहा है। नासा 3 मिशन लॉन्च करेगा। बात समझ में आई? हम एक एक करके इन मिशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि सन का क्या इन्फ्लुएंस है, सन किस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम को, हमारे स्पेस को, अर्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी स्टडी करना, उसकी मैपिंग करना, ये नासा का उद्देश्य है। तो नासा लॉन्च 3 स्पेस मिशन टू मैप द सन्स इन्फ्लुएंस इन स्पेस। तो नासा एंड नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम NOAA के नाम से जानते हैं, ये बहुत जल्दी 3 नए मिशंस को एक्चुअली लॉन्च कर दिए हैं।
3 नए मिशंस को लॉन्च कर रहे हैं। कहाँ से? केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ये क्या करेगा? ये स्पेस वेदर और सोलर विंड की स्टडी करेगा, किस तरीके से कंटिन्यूअसली सन से जो पार्टिकल आते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करते हैं। तो इससे हमें सन की स्टडी करने में फायदा होगा, क्योंकि लगातार जब सोलर विंड आती हैं सन की मैग्नेटिक फील्ड के कारण किस तरीके से हमारा जो जीपीएस सिस्टम हो गया या हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया वो इफेक्ट करता है। अब वो 3 मिशन कौन कौन से हैं? तो पहला मिशन है IMAP, ठीक है, नासा का IMAP, इसका मतलब है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। ठीक है, नासा का मिशन का नाम क्या है? IMAP, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, ये लॉन्च करेगा नासा। सेकेंड है SWFOL1, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये लॉन्च करेगा नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसका नाम है स्पेस वेदर फॉलो ऑन लेग्रेन 1 L1 मिशन, ठीक है। और एक और मिशन जो नासा लॉन्च करेगा उसका नाम है कैरिथर जियो कोरोना ऑब्जर्वेटरी। ये 3 मिशन लॉन्च किए जाएंगे। IMAP का मतलब क्या होगा? ये जो हेलियोस्फीयर है, जो सन के आसपास की बाउंड्री होती, सन के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, उसकी स्टडी करना और किस तरीके से ये जो सोलर विंड आती है किस तरीके से हम अपने सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैरियोथ्रा जियो कोरोना ऑब्जर्वेटरी। ये पहली डेडिकेटेड ऑब्जर्वेटरी होगी जो कि हमारे एक्सोस्फीयर को मॉनिटर करेगी, हमारे जो डिफरेंट एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनको मॉनिटर करने का काम करेगी। और SWFOL1 ये भी आपकी पहली फुल टाइम ऑपरेशनल स्पेस वेदर ऑब्जर्वेटरी होगी, जो रियल टाइम पे हमें बताती रहेगी कि किस तरीके से सूरज हमारे सौर मंडल को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। ना नेक्स्ट बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। रिसेंटली 2025 का आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कहाँ पर हो रहा है? नॉर्वे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हो रहा है? नॉर्वे में हो रहा है। यहाँ पे मीराबाई चानू ने 48 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है, ठीक है, याद हो जाएगा। 48 केजी कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल यहाँ पर हासिल किया है। गोल्ड मेडल किसे मिला है? तो गोल्ड मेडल इन्हें किसे मिला है? री सॉन्ग गम को मिला है, जो कि नॉर्थ कोरिया से है। डन। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, उसके पहले एक छोटी सी प्यारी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, ठीक है। विथ इन 2 to 3 days अगस्त मंथ की जो कंप्लीट मैगजीन बाकी थी, 2 मैगजीन तो लॉन्च हो चुकी थी, तीसरी वाली बाकी थी, वो लॉन्च हो जाएगी। इसके अलावा सितंबर मंथ की टॉप 300 MCQ और 1 लाइनर की मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। आप यहाँ पर पेड नोट वाले सेगमेंट में जाइएगा, वहां पर आपको यहाँ पर जो मंथली मैगजीन वाले सेगमेंट्स होते हैं वहां पर ये मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको मिल जाएगी कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन सितंबर मंथ की। तो इनके लिए आप विजिट कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती है, पहली चीज 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ होती है, और सबसे अच्छी बात केवल 25 रुपए की होती है। तो आपके रिवीजन के लिए, आपके करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, आप बच्चों के फीडबैक्स भी देख सकते हो। तो काफी अच्छी, इतने कम दामों में इतनी अच्छी मैगजीन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, तो आप बिल्कुल इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ISSA अवार्ड। तो साइबर सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी के लिए ISSA अवार्ड भारत सरकार को दिया गया है। तो इंडिया हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड। ISSA का मतलब है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है सोशल सिक्योरिटी के लिए। इस अवार्ड को 3 अक्टूबर को रिसीव करने का काम मनसुख मंडाविया ने कुआलालंपुर मलेशिया में किया है। मनसुख मंडाविया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट को संभालते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशल जो रिकॉग्निशन दिया गया है वो ई श्रम पोर्टल को दिया गया है। हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल में किया गया है, जिससे भारत सरकार की जो भी स्कीम होती है, जो भी पॉलिसीज आती हैं, उनका फायदा
इन सभी वर्कर्स को दे सके, जैसे जैसे कि दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जैसे कि जो पानी पूरी का ठेला लगा रहे हैं, दूसरे ठेले लगा रहे हैं, मतलब एक तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल में किया जाता है और इसके जरिए सोशल सिक्योरिटी का कवरेज किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 2015 में केवल 19% रजिस्ट्रेशन थे, लेकिन 2025 तक 64.3% रजिस्ट्रेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की स्थापना 1927 में की गई थी, जो कि वर्ल्ड वाइड सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करता है और ये अवार्ड भारत सरकार को दिया गया है। ठीक है, चलिए, अब आप लोग जब नेशनल हाईवे पे विजिट करते हैं, जैसे कि आपका समृद्धि एक्सप्रेसवे वगैरह है, तो जब आप नेशनल हाईवे पे विजिट करते हैं तो एक कंसर्न होता है कि अगला टोल प्लाजा कहाँ पर होगा, आपके रेस्ट रूम कहाँ पर होंगे, रेस्टोरेंट्स कहाँ होंगे, अगर कुछ घटना हो जाती है तो हेल्पलाइन नंबर क्या होगा, या आपको पता करना है कि कितना स्ट्रेच बाकी है, ये नेशनल हाईवे कितना बड़ा है, किन किन राज्यों से गुजर रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसके प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया था, ठीक है, या अगले पेट्रोल पंप हमें कहाँ मिलेगा, अगला होटल हमें कहाँ मिलेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जब हम नेशनल हाईवे पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, राइट है। तो यहाँ पर आप एक सिंपली क्यूआर कोड को स्कैन करके नेशनल हाईवे जिस पर आप ट्रेवल कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है NHAI। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि वो इंस्टॉल करेगा क्यूआर कोड साइन बोर्ड, जिससे इस साइन बोर्ड की मदद से हमें एक्सप्रेसवे हाईवे की इंफॉर्मेशन मिल सके। ये डिजिटल इंफॉर्मेशन बोर्ड होगा जिसमें क्यूआर कोड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया, ट्रक बाय ले बाइज, स्टार्ट और एंड पॉइंट्स और जितनी भी एमिनिटीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। इससे ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी हाईवे के कंस्ट्रक्शन को लेके, उसके मेंटेनेंस प्रोजेक्ट को लेके, और रियल टाइम पे यहाँ पर आप सारी सुविधाओं को एक्सेस कर पाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर को भी यहाँ पे 1033 को भी मेंशन किया जाएगा। हॉस्पिटल, टॉयलेट, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, रिपेयर शॉप, ई चार्जिंग स्टेशन, टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया कहाँ पर होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन इस क्यूआर कोड में होगी। आप सिंपली से स्कैन करके सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर नेशनल हाईवे के ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा NHAI के द्वारा। नाउ बात करते हैं स्नो लेपर्ड। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्नो लेपर्ड का सर्वे किया गया और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है कि 2021 में 51 स्नो लेपर्ड थे, 51 स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश में थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है और 2025 में 83 स्नो लेपर्ड्स आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, जनरली ये 12 कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल और मंगोलिया है। भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आपको, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं। ये IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ना बात करते हैं, अभी इन पर बेस्ड हम MCQ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, एंड में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, ना बात करते हैं साइक्लोन शक्ति के बारे में। ठीक है, अब मॉनसून जा रहा है, मॉनसून ऑलमोस्ट जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट मानसून पहला साइक्लोन आपको देखने को मिल रहा है अरेबियन सी में, गुजरात में द्वारिका के पास आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कंफर्मेशन किया है और इस साइक्लोन का नाम साइक्लोन शक्ति है, जो कि नदर्न अरेबियन सी में है। और ये नाम किसने दिया है, तो श्रीलंका के द्वारा इस नाम को दिया गया है। नाम किसने दिया है, श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। लो प्रेशर एरिया यहाँ पर क्रिएट हुआ, जिसके कारण इस साइक्लोन की उत्पत्ति अरेबियन सी में हुई है। नाम याद रखेंगे, साइक्लोन शक्ति है, अरेबियन सी में हो रहा है जनरेट, और श्रीलंका के द्वारा ये नाम दिया गया है। चलिए, जैसे कि हमारे देश में आयरन लेडी हम बोलते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, वैसे जापान में भी एक आयरन लेडी जानी जाती हैं, जिनका नाम है शेन तकीची। शेन तकीची आयरन लेडी कहलाती है जापान की, और ये पहली प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं जापान की। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको शेन तकीची देखने को मिलेंगी, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इनका नाम भी याद रखना है, क्योंकि इंडिया और जापान के रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नाउ बात करते हैं, ये कौन है भाई, अश्विनी वैष्णव।
और अश्विनी वैष्णव के द्वारा NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जिसको शॉर्ट में NDU कहा जा रहा है। NDU का मतलब है NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले ये टर्म क्या होता है, NIELT क्या है? इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑटोनोमस संस्था है और मैत्री डिपार्टमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। इसका पर्पस क्या है, स्किल डेवलपमेंट करना और डिजिटल एम्पावरमेंट करना। इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस देके रखा हुआ है। इसका जो मेन कैंपस है वो रोपर पंजाब में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके 11 और भी कैंपस आपको इन सभी सिटीज में देखने को मिल जाएंगे। इसका प्राइमरली काम क्या है, डिजिटल एम्पावरमेंट करना और लोगों को स्किल करना। ठीक है, तो यही NIELT डिजिटल यूनिवर्सिटी कैंपस को लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा नई दिल्ली में वर्चुअली। 5 नए सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर बिहार में, बालासोर उड़ीसा में, तिरुपति आंध्र प्रदेश, दमन दादर एंड नगर हवेली में एंड लुंगली ये मिजोरम में। ये 5 सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि टेक्नोलॉजी जैसे कि AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर एंड अलाइड फील्ड में काम करेंगे और स्किल डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक बुक लॉन्च हुई है। ठीक है, हरिंदर बवेजा, ठीक है, हरिंदर बवेजा जी के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है। इन्होंने ऑपरेशन जो ब्लू स्टार हुआ था, ये 26/11 का जो अटैक हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग की है और उसी रिपोर्टिंग के आधार पर इस बुक को पब्लिश करने का काम किया है। ठीक है, किसकी बुक है, हरिंदर बवेजा की बुक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दे विल शूट यू मैडम, दे विल शूट यू मैडम, माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, दे विल शूट यू मैडम, माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ये आपको पुस्तक देखने को मिल जाएगी। देखिएगा, अब रिलायंस एक और सेक्टर में आ चुका है और रिलायंस जिस भी सेक्टर में आता है, एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है उनको बहुत इफेक्ट करता है। कई लोगों की तो पूरे बिजनेस को खा जाता है। तो कुछ इस प्रकार ही रिलायंस कर रहा है, जैसे कि बिस्लरी है और भी कई सारे आपको वाटर बॉटल्स देखने को मिलती है मार्केट में। अब आपको रिलायंस की भी वाटर बॉटल देखने को मिलेगी जिसका नाम है कैंपा श्योर। तो कैंपा श्योर जो ब्रांड है वो किसका है, रिलायंस ग्रुप का है, जो कि आपकी पैक्ड वाटर बॉटल आपको देखने को मिल जाएगी और इस मार्केट में ये उतर चुका है। इसकी जो 250 ml की बोतल है वो 5 रुपए में, 1 लीटर की बोतल 15 रुपए में और 2 लीटर की बोतल ये 25 रुपए में प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कैंपा श्योर रिलायंस का ब्रांड आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर धन्य धान कृषि योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है और इन 100 में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आइडेंटिफाई किए गए हैं 12 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट होते क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हम सारी बातों को समझेंगे। फिलहाल में केवल न्यूज पे फोकस करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने की घोषणा की है अंडर द प्राइम मिनिस्टर धन्य धान कृषि योजना। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको 12 देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें पालघर भी इंक्लूड है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 8 डिस्ट्रिक्ट, आसाम, छत्तीसगढ़, केरला में 3 हैं, इसके अलावा जम्मू, झारखंड, उत्तराखंड 2 डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से आपको ये अलग अलग राज्यों में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है और इनको डेवलप किया जाएगा एज अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, मतलब खेती किसानी बहुत कम हो रही है और बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, तो लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ऐसे जिलों को, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। इसके लिए कोई सेपरेट बजट नहीं होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनकी मदद से ही इन्हें रन किया जाएगा। ऑलरेडी जो 36 स्कीम चल रही है 11 डिपार्टमेंट के द्वारा, उनके मदद से ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को बूस्ट करने का काम किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। सभी लोग अपने अपने राज्यों की इंफॉर्मेशन याद करेंगे अगर आप पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है
कि विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन सिलेक्टेड एज अ एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट अंडर द पीएम धन्य धान कृषि योजना। तो मैंने केवल जम्मू कश्मीर के बारे में बात की गई है, तो आंसर हो जाएगा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को हमने सिलेक्ट किया है और इसको एज अ हम एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट की तरह कन्वर्ट करेंगे अंडर द पीएम धन्य धान कृषि योजना। ठीक है, डन इतनी चीजें। आने वाले 6 सालों में इन पूरी डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप कर दिया जाएगा और इसकी घोषणा हमारा जो यूनियन बजट 2025-26 था उसमें किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के बारे में। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा 16 जुलाई 2025 को इसे अप्रूवल दिया था। ये 6 साल तक रन होगी, मतलब 2025-26 से 2030-31 तक। इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, which institute conducted the first successful wheat cultivation experiment in the Thar desert? मैंने आपको बताया था सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से पहली बार अजमेर में थार डिस्ट्रिक्ट में हमने सक्सेसफुली वीट का कल्टीवेशन किया है। किसकी मदद से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की मदद से। नेक्स्ट है सफल। कल मैंने आप लोगों को सफल टूल के बारे में बताया था कि सफल टूल की मदद से जो रिसर्च पेपर होते हैं उनको इजीली स्टडी किया जा सकता है। ये रिसर्च वर्क को सिंप्लीफाई करने का काम सफल टूल करेगा। तो सफल टूल किसने तैयार किया है? ये तैयार किया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। ये बात भी मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ शेयर की हुई है। नेक्स्ट है विच स्टेट एंड यूटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंडक्ट फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। तो पहली बार फुल एस्टिमेशन स्नो लेपर्ड का किसने किया है? तो अभी मैंने बताया हिमाचल प्रदेश ने किया और यहाँ पर आपको 83 स्नो लेपर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ बनाया है। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ में इंफॉर्मेशन होगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। रिसेंटली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, टू क्रॉस बॉर्डर इंडिया एंड भूटान रेल लिंक, इनको रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। वो रेल लिंक कौन कौन सी? तो याद कीजिए, मैंने आप लोगों को कोकराझर गिलपू के बारे में बताया था। ये इंडिया और भूटान के बीच में रेल लिंक आपको मिल जाएगी और दूसरी आपको मिल जाएगी बनारस सेम्टीज। ये भी आपको इंडिया भूटान के बीच में रेल लिंक मिल जाएगी। पहली वाली आसाम में और दूसरी वाली वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज सैंक्शनड हाउ मच अमाउंट ऑफ रेड सेंडर्स कंजर्वेशन इन आंध्र प्रदेश। हम वही लाल चंदन, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग ने उस मूवी में लाल चंदन के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा, देखा होगा। तो इसी रेड सेंडर के कंजर्वेशन के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा आंध्र प्रदेश को कितना फंड दिया जा रहा है? आंसर हो जाएगा आपका 82 लाख रुपीस। कितना? 82 लाख रुपीस। ठीक है, तो रिसेंटली नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने 82 लाख रुपीस सैंक्शन किए हैं आंध्र प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक प्लांट स्पीसीज रेड सेंडर। ये आपको जनरली सदर्न ईस्टर्न घाट में, मतलब आपके अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इनके ग्रो करने के लिए रेड सॉइल और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। इनका कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत तेजी से इनकी कटाई की जा रही है और इन्हीं की कंजर्वेशन के लिए 82 लाख रुपीस यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वेयर इज द एयर इंडिया एयरबस ज्वाइंट वेंचर पायलट ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने एयरबस को ऑर्डर तो दे दिए, आप एयरक्राफ्ट्स को परचेज भी करने लग गए, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग कौन देगा? तो एक सिमुलेशन फैसिलिटी तैयार होनी चाहिए जहाँ पे पायलट्स को ट्रेनिंग मिल सके। तो एयर इंडिया और एयरबस ने जॉइंटली मिलके पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बनाया है? तो ये आपको गुरुग्राम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पर लग रही है। तो एयर इंडिया एंड एयरबस ने रिसेंटली जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है पायलट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में
जिसमें 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 10 सिमुलेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो पहला है, इंडिया का पहला A350 आपको सिमुलेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है, 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। इसमें 2A320 सिमुलेटर्स हैं। ठीक है, और आपके दो A350 सिमुलेटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एयर इंडिया ने साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी अमरावती महाराष्ट्र में बनाया है। और बेसिक जो मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बेंगलुरु में आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली कोडा रेड्डीपल्ली ये सेकेंड विलेज इंडिया में बन चुका है जिसने एक माइलस्टोन अचीव किया है। कौन सा माइलस्टोन अचीव किया है? तो ये बन चुका है सेकेंड फुली सोलर पावर विलेज, साउथ इंडिया का पहला और इंडिया का दूसरा। साउथ इंडिया का पहला, इंडिया का दूसरा फुली सोलर पावर विलेज आपको देखने को मिल जाएगा कोडा रेड्डीपल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपका कोडा रेड्डीपल्ली है ये नागार कुंडलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना राज्य में है और ये भारत का सेकेंड फुली सोलर पावर विलेज बन चुका है। इसके 514 घरों के ऊपर और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें। इसके लिए 10.53 करोड़ रुपीस का आपका कॉस्टिंग देखने को मिल जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, ये साउथ इंडिया का पहला आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ भारत का दूसरा है। अगर भारत का पहला फुली सोलर विलेज के बारे में बात करें तो 2022 में डिक्लेयर किया गया था मुढेरा जो कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। और ये भारत का पहला फुली सोलर पावर डिस्ट्रिक्ट विलेज आपको देखने को मिलेगा। तेलंगाना राज्य का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था। हैदराबाद कैपिटल है। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगे एंड्रयू पार्सन। और ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार इलेक्ट हुए हैं। एंड्रयू पार्सन आपको देखने को मिल जाएंगे थर्ड एंड फाइनल टर्म के लिए इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट। ठीक है, साउथ कोरिया में रिसेंटली जो जनरल असेंबली हुई थी उसमें यह फैसला यहाँ पर लिया गया है। ठीक, अंत में एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और 9 अक्टूबर से इनका टेन्योर स्टार्ट होने वाला है। आपको बताना है उनका नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैंने भी पहले भी इस जानकारी को आपके साथ साझा किया हुआ है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।